Good morning to all of you, class 8. I am Mrs. Vibha Sharma. I am your social science teacher, and today we will study history, chapter 5, When People Rebel. When People Rebel, 1857 and after. Open chapter 5, When People Rebel, 1857 and after, page 51. So class, in our previous chapter, we have studied about कि हमने सब पढ़ा था कि किस तरीके से हम जो है अपनी हिस्ट्री को इस तरह मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि इस समय हिस्ट्री में कौन सा ब्रिटिश रिवॉल्यूशन कैसे ब्रिटिश कैसे आए थे और किस तरीके से उन्होंने इंडिया में उनका क्या ऑब्जेक्टिव थे और किस तरीके से उन्होंने क्या पॉलिसीज वगैरह बनाई थी और कौन कौन से रीजन उन्होंने जो एनेक्स कर रखे थे इसका मतलब कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था और कैसे उन्होंने इंडिया में एंट्री की थी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं और आकर उन्होंने इंडिया को अपने मतलब अपने अंडर में ले लिया उन्होंने एक गुलाम देश बना लिया। तो इसी में एक पार्ट आता है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है। चैप्टर आपका है कि व्हेन पीपल रिबेल मीन्स कि लोगों ने कब शुरुआत करी रिबेल मतलब कब हमारे उनके अगेंस्ट हो गया हमारे भी उनके अगेंस्ट क्रांति का वर्ड सुना होगा और जहाँ तक सोचते हैं आपको इन चीज़ों बहुत अच्छे से अवगत होंगे कि किस तरीके से क्रांतियाँ हुई थी और हम लोग कई बार अपने फैमिलीज में सुन चुके हैं कि हम लोग क्या थे हम लोग 400 सालों तक गुलाम एक करती थी। आज जो इंडिया की हालत है कि आज हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आप भी हैं एज ए स्टूडेंट इफ एनीबडी हैव प्रॉब्लम टू मी मतलब किसी को मुझसे कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे फिर आप क्या सकता है कि हाँ मैम ये चीज़ हमें आपकी समझ में नहीं आई है आप ऐसे बता दीजिए। तो ये सब क्या है ये हमारे आज राइट है कि आज हम कौन से इंडिया रह रहे हैं वी आर इन फ्री इंडिया हम लोग आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री में है जो किसी पे डिपेंड नहीं है इसके हमारी कंट्री के खुद के नियम है खुद के रेगुलेशंस हैं और आज हमारी खुद की हिस्ट्री है ना। तो पहले देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस जो है हमारी कंट्री की हालत क्या थी हम लोग एक गुलाम देश के कंट्री थे और हमारी कंट्री में कौन यूरोपियन बाहर की यूरोपियन कंट्रीज थी उससे पहले राजा महाराजा थे हमने सल्तनत पीरियड भी पढ़ा होगा आप लोगों ने 7th क्लास में सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ा होगा कैसे की तरकीब आए थे कैसे तैमूर इन्वेजन हुआ किस तरीके से मुगल आए उन्होंने शासन किया उसके बाद में मुगलों के बाद में अंग्रेजों का कैसे मतलब ब्रिटिशर्स का किस तरीके से इंडिया में आए क्या वो इंडिया में इस उद्देश्य से आए थे कि उन्हें इंडिया पर राज करना है तो नहीं उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ देम उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे उनके ऑब्जेक्टिव ये थे कि वो तो एक बिजनेस करने के उद्देश्य से आए थे यहाँ पर बिजनेस करना है उन्हें लगा कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम जाकर अपनी कंट्रीज में दे सकते हैं फिर बहुत सारी नई चीज़ें उन्हें यहाँ पे मिली जैसे कॉटन थी स्पाइसेस इंडिया के बहुत ज़्यादा फेमस थे लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें इंडिया में देखी उन्होंने देखा कि इस कंट्री में किसी को भी कोई यहाँ पे नियम है और एक अनएजुकेटेड कंट्री थी सब हमारी 100 में थे सब मतलब मोस्ट एग्रीकल्चर थे और एजुकेशन इतनी सारी जो है इन्हीं बहुत सारी हमारी कंट्री में थी ना तो एजुकेशन सिस्टम और अच्छा था और ना ही क्या नाम है इतनी सारी तो प्रथाएँ थी कि सती प्रथा थी है ना सती सिस्टम था तो उसमें आप मतलब सारी कोई विवाह विडो री मैरिज नहीं कर सकता था ना कोई विडो तो विधवा आती तो शादी नहीं कर सकती थी और बहुत सारी रीतियाँ जैसे हम कहते हैं वो ना कि ऐसी रीति रिवाज पुराने हो गए थे तो वो सब जब उन्होंने देखा कि तो एक बैकवर्ड कंट्री है और इस कंट्री को यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है तो क्यों ना हम अपना और माइंडेड बहुत थे उन्हें लगा कि क्यों ना हम इस कंट्री को अपने अकॉर्डिंग चला लें अपने हिसाब से इस कंट्री को बना और इतनी अच्छी कंट्री के सारे रिसोर्सेस है और यहाँ के लोगों को क्या वो इंडियन को क्या प्रूव कहते कि बेवकूफ़ है कुछ नहीं आता तो इस तरीके से वो लोग बोलते थे उनका जैसे मैंने देखा ना यहाँ पे आते तो उन्होंने अपनी नीचे पॉलिसीज वगैरह बनाई लेकिन इससे क्या हुआ उन्होंने जब पॉलिसीज वगैरह बनाई तो उन पॉलिसीज को उन्होंने आपको जो पॉलिसीज बनाई वो कोई भी हमारे फेवर में उसके भी बहुत ज़्यादा जो हमारे फेवर में नहीं थी उसका इनडायरेक्टली जो था उन्हीं लोगों का फायदा था है ना जब कोई हम पे रूल करने लगता है जब हम किसी पे रूल करने लगते हैं किसी भी कंट्री पे या किसी पर्सन पर तो अपना अधिकार दिखाने लग जाते हैं तो यही चीज़ें उनमें थी जो हमारी कंट्री को इंडियन कंट्री को एक वेस्टर्न कंट्री में डेवलप करना चाहते थे अपने तरीके से नियम बनाना चाहते थे और ऐसा चाहते थे कि वो हमेशा हमसे खिलाफ है जाना नहीं चाहते थे वो
तो इसमें जो है लोगों ने, जो हमारी इंडियंस थे, उन्होंने क्या फेस किया, जब हम बहुत ज़्यादा फेस करने लग जाते हैं ना, तो अंदर ही अंदर जो हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जाए, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाए, तो कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठेगी ना। तो ऐसे इसी वजह से हमारी जो रिवोल्ट हुई थी, पहले शुरुआत हुई थी कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज थी, वहाँ से रिवोल्ट की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने उनके अधिकारों को खत्म करा, क्राफ्ट पर्सन थे और पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स वगैरह, तो उन सबके भी कई सारी चीज़ें उन्होंने अधिकार खत्म कर, टैक्स लगाते थे उन पर। आपने अगर लगान मूवी देखी हो, इस अगर आप कभी देखी हो तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे से पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा और भी मूवीज़ हैं जो आपकी इस पर बनी हुई है, मूवीज का हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो वो नियम जो बनाए थे उसके प्रति से क्या होता है, लोगों के अंदर बर्दाश्त की हद हो गई थी, तब उन लोगों ने क्या हुई, आवाज उठाई। तो इसी आवाज का एक रूप है द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो क्रांति हुई थी उससे इंडिया में एक नया बदलाव आ चुका था और अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को ये पता चल चुका था तथा लग गया कि हाँ, कि अब हम लोग जो है, तो हमें अब क्या करना है, कुछ इस तरीके अब ये जो इंडियंस है हमारे प्रति आवाज उठा सकते हैं और हमें इन्हें कंट्रोल करना है। और इस ये चीज इस मतलब रिवॉल्ट में हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ से थे, उसके कॉजेज से क्या था। तो जो 1857 की रिवॉल्ट है उसको हम सिपॉय मिलिट्री और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो रेफर्ड एज द सिपॉय मिलिट्री एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। So now, the chapter deals with the outrage or anger of people of India from different backgrounds against East India Company as they were facing suppression and hardship due to the policies made by the company and the changes made by them in their policies thereafter. अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिवोल्ट हुई थी तो उसका रीजन क्या था कि जो इंडिया के पीपल थे उनका गुस्सा अंदर ही अंदर भर चुका, और 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 ईयर से नहीं, 4 साल तक उन्होंने हमारे इंडिया पर बोलो 1600 जब बोलो इंडिया में आए थे और क्या में हम लोग 1947 में जाकर जो हम लोग इंडिपेंडेंट हुए। आज अगर हमारी कंडीशन ये है कि हमें 1-2 दिन भी अगर कैद कर दिया जाए घरों में, सपोज आप लोगों से बाउंडेशन लगा दी जाए कि आप लोगों से बोल दिया जाए कि आप लोग जो है अपने घरों में, आपको रूम से नहीं निकलना है और रूम से ही निकलना है और इतना ही खाना खाना है, इस खाने में से भी आपको इतना दे देना है और ये कपड़े ऐसे नहीं पहनने हैं, बोलना नहीं है। अगर इतनी सब चीज़ें बोल दी जाए तो क्या आप लोग ये चीज़ें करेंगे? आप लोग को एक बाउंडेशन, एक थोड़ी देर भी अगर हम लोगों को किसी के अंडर में वर्क करना मुश्किल पड़ जाता है। और उस वक्त क्या था, उस समय सालों तक जो इंडियन पीपल थे उन लोगों ने इनको झेला। कुछ समय तक तो लोगों को समझ में नहीं आया था कि आखिर हो क्या रहा है। जब धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई और हर चीज़ में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना ही फायदा देखा, तब क्या हुआ था, अंदर ही अंदर जो घुटन थी, कुछ जो अच्छे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे या थोड़ी बहुत भी आज यहाँ नहीं करना है हमें माने, तो उन लोगों ने आवाज़ करना शुरू करी आपस में। तो काफ़ी सालों तक देखा, तो एंगर ऑफ द पीपल जो था उन लोगों के अंदर था, जो गुस्सा था वो निकला। तो इतना दबाव, इतनी सारी मुश्किलें उन लोगों ने, जो हर पॉलिसी में मुश्किलें थी, कोई पॉलिसी बनाते थे। एक और एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देते हो कि अगर जो भी स्टूडेंट्स का ही देते हैं, जो भी प्रोडक्शन वो लोग कर रहे थे उसका समझिए, एक तो इंडिया वैसे भी इस समय बहुत ज़्यादा एक अमीर कंट्री में नहीं रहते ना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज थी यहाँ पर, और ये भी नहीं पता था कि जैसे भी करके सिंचाई के लिए क्या था, एजुकेशन के लिए वर्षा पर निर्भर थे, तो जैसे जैसे तो किसान लोग अपनी फसल उगाते थे। अब उस फसल का भी आपको आधे से ज़्यादा उन लोगों को देना, कौन सी फसल उगानी वो भी वो बताएंगे, और उसका जो है मतलब काम बेचना है वो भी वो लोग बताएंगे ब्रिटिशर्स, और उसका मतलब कितना परसेंट तुम्हें आपको रखना है, कितना परसेंट हमें देना है। तो जब इंसान अपना 10 में से 90% दे देगा तो 10% में क्या खाएगा और फिर क्या वो नेक्स्ट के लिए तैयारी करेगा। तो ये सब चीज़ें थी, है ना। तो यही चीज़ थी, कितनी चेंज हो गई क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया और इससे क्या हुआ, उनके अगेंस्ट इसकी शुरुआत हुई। द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया एंड देयर पॉलिसीज हैड एडवर्सली अफेक्टेड ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन पीपल। ऑल सेक्शंस कौन कौन से थे? राजाज, द नवाब, लैंडलॉर्ड थे, सिपाही थे, एजेंट थे, ये हर सेक्शन पे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो,
राजा है, नवाब है, तो अच्छे हैं, इनकी संख्या करें जैसे आलिशान महल होता है, लेकिन उसमें भी तो इन्होंने इंटरफेयर किया ना। इवन ट्रैवल कम्युनिटीज जो जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों में भी जाकर जो रहते हैं, उनमें भी जाकर मतलब ब्रिटिशर्स से अपने नियम बना दिए, तो वो लोग भी इसके अगेंस्ट हुए, है ना। तो फाइनली क्या हुआ, the resentment among the people had found expression in a number of protests, outbursts, mutinies, rallies, मीन्स अब जगह जगह गदर करने लगा, आउटबर्स्ट दंगे फंसा, लोगों ने अपनी बात को रखने के लिए क्या तरीका अपनाया, गदर शुरू करा, कहीं आग लगा दी, कहीं कुछ गदर रैलीज निकाली, तो ये सब चीजें हुई थी जो कि इसने एक रिवोल्ट का नाम ले लिया, और ये रिवोल्ट जाके बन गई 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। इस साल में थी, तो वहीं से इसका नाम निकल गया। ये इंडिया का क्या कहता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जाता है। इम्पोर्टेंट अमंग देम, अब इस रिवोल्ट में जो इम्पोर्टेंट थी वो कौन कौन से, वो सेकंड मुंडा राइजिंग हुई थी 1820 से 37 में। मुंडा राइजिंग जो थी, बिरसा मुंडा के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में वी हैव स्टडीड अबाउट बिरसा मुंडा जो थे मुंडा कम्युनिटीज थी, मुंडा ट्रैवल कम्युनिटीज थी, उनके हेड थे। इसका उन्होंने जो है एक उनमें जो अंग्रेजों में ब्रिटिशर्स ने उनकी जो पॉलिसीज अपनाई थी वनों पेड़ों को लेकर या चीज को लेकर, फॉरेस्ट एक्ट जो बनाए थे उसको उन्होंने आवाज उठाई थी, तो उनका जो रिवोल्ट था उससे थोड़ी सी आवाज मिली। सन्यासी रिवोल्ट थी, सन्यासी भी एक ट्रैवल कम्युनिटी थी। संथल राइजिंग हुई थी, संथल भी ट्रैवल कम्युनिटी थे। इसी तरीके से रिवोल्ट ऑफ पैरिस हुई थी 1838 में और 57 के बीच में, वहां भी मूवमेंट हुआ, वगैरह राइजिंग हुई। तो ये सारे मूवमेंट थे जो इससे पहले हो चुके थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं थे, और बाद में आके इन्हीं सभी चीजों की वजह से एक तरीके से इसका एक कंक्लूजन जो हो गया 1857 का, तो यही सब चीजें थी। तो लेकिन जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी वो किस तरीके से शुरुआत हुई, बिगैन ऐसे सिपाही मीटिंग, ग्रेजुअली टुक ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल इन स्टेट। इसमें एक शुरुआत से जो थी वो एक सिपाही मीटिंग से हुई थी। सिपाही मीटिंग आप लोगों ने सुना होगा, मूवी बनी थी इस पर एक, मंगल पांडे का रोल भी काफी फेमस है हमारी हिस्ट्री में, और एक हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छा रोल इनका रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसमें 1857 के रिवॉल्ट में, और वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसमें बाद में और सेक्शन के पीपल इन्वॉल्व हो गए, वेदर दे आर प्रेजेंट, वेदर दे वर राजा, नवाब, तो सही थे, है ना, लैंडलॉर्ड, सब इसी सभी के मन में जो है, सभी के अंदर ही अंदर सभी घुट रहे थे, सभी के दिलों में आक्रोश भरा हुआ था कि नहीं हमारे संग में भी ऐसा हो रहा है, हमारे संग में भी ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीजें थी, तो इसको जो है इसलिए एक रिबेलियन मतलब एक अच्छी रिवॉल्ट थी। फिर बाद में जो वीडी सावरकर इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस कहा। अकॉर्डिंग टू अशोक मेहता, द रिबेलियन ऑफ 1857 वाज मोर देन ए mere सिपाही मीटिंग, वाज एन इरेक्शन ऑफ सोशल वोल्केनो। एक तरीके से कोई सोशल वोल्केनो का नाम दे देगा, जैसे वोल्केनो का मतलब समझते हैं ना, वोल्केनो क्या होते हैं, वोल्केनो होते हैं एक ज्वालामुखी जो कि अंदर ही अंदर काफी सालों तक क्या होता है, प्रेशर और फोर्स अंदर लगती है उसकी, जिससे क्या होता है जब वो पूरा भर जाता है तो फूटता है, तो वो सब चीजों को तैयार कर देता है। तो इसी तरीके से जो अशोक मेहता जी है उन्होंने इस रिवॉल्यूशन को, आपको इस रिवॉल्यूशन को एक सिपाही मीटिंग ही नहीं, क्योंकि शुरुआत से सिपाही मीटिंग से हुई थी, लेकिन इसको ना कहते उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस का वजह यही थी। फिर और वॉल्केनो का नाम दिया, मैंने कहा क्योंकि अंदर में कुछ सालों से दिख रहा था, वो एकदम दूसरा बाहर आया और नुकसान भी हुआ, ये देखकर असर भी हुआ, पॉलिसीज भी बनाई थी ना। तो इस डायग्राम के थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, दिस इज द फ्लो चार्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस इवेंट, रिजल्ट। कॉजेज थे हमारे पॉलिटिकल कॉजेज, व्हाट आर पॉलिटिकल कॉजेज थे, पॉलिटिकल मीनिंग्स हमारे राजा महाराजा जी थे, उन्होंने नीतियां बना रखी थी, क्योंकि एक पॉलिटी में हम लोग जानते हैं राजनीति आती है पूरी, तो इसमें ये होता है कि जो राज्य कर रहा होता है, यानी किसी भी राजा के, इस समय क्या था, राजा महाराजाओं का शासक था, कहीं पे नवाब थे, कहीं पे निजाम थे, तो उनके जो नियम थे उसमें इनका क्या किया ब्रिटिशर्स ने, तो वो भी एक कॉजेज है। नेक्स्ट हमारे इकोनॉमिक कॉजेज आ गए, इकोनॉमिक कॉजेज पीजेंट्स थे, जमींदार थे, क्योंकि पीजेंट्स एंड जमींदार वर डिससेटिस्फाइड रेवेन्यू पॉलिसीज थे, डिससेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं थे, तो वो भी एक कॉजेज हुआ। सोशल रिलीजियस कॉजेज में ये हुआ था कि जो हमारे समाज में जो नियम बना रखे थे पुराने लोगों ने,
मैंने अभी आप लोग को एक सती सिस्टम बताया था, तो और विडो रीमैरिज का बताया था, तो उसमें बदलाव कर दिए वो भी कुछ वैसे तो ये बदलाव अच्छे थे। सती सिस्टम हटाया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा, सती प्रथा तो बहुत अच्छा बदलाव था, लेकिन जो सोशल कम्युनिटी थी उन लोगों को ये लगा कि ये तो हमारे नियम बदल गए हैं, तो ये तो इस तरीके से हमारी सारी बातें ही हटा देंगे, है ना। तो इसलिए वो भी उनके अगेंस्ट हुए। मिलिट्री कॉलेज में आपको मंगल पांडे का बारे में बताया था, बाकी सिपाही मिलिट्री के नियम उन्होंने बनाए थे, उसका एक राइफल इवेंट है जो कि आपको बताया जाएगा, तो आप हम डिटेल में जानेंगे कि इमीडिएट कॉजेज क्या क्या थे, क्योंकि मतलब लोगों ने एक ठान ली कि हाँ भाई अब हमें इंतजार नहीं रहना, अब हमें अपनी आवाज उठानी है। इवेंट से हम लोग जो है आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट देखेंगे, जो हमारी रिवोल्ट थी कैसे फैली और किस तरीके से कहाँ किन किन क्षेत्रों में किन किन सिटीज में सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, सप्रेशन में कि रिवोल्ट जो इतनी तेजी से भड़की थी वो कैसे दब गई, यानी सक्सेसफुल क्यों नहीं। क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग के माइंड में, आप लोगों में क्या, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया था अपने, जब मैं छोटी क्लास में थी कि 1857 में जब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था और इसी तेजी से स्टार्टिंग हुई थी और मतलब अच्छा वो रहा, आज हम इसकी स्कीम पढ़ रहे हैं, तो तभी हम लोग 1947 में आके क्यों जो है आजादी है ना, हम लोग को जो फ्रीडम मिली तो 1947 में आके इतने सालों बाद क्यों मिली, इसी समय क्यों नहीं हुई। तो क्या हुआ था कि ये जो सक्सेसफुल नहीं रही थी, दिस इज द फेल, दिस हैज फेल। तो सक्सेसफुल क्यों नहीं थी, वो सक्सेसफुल क्या रीजन थे, रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम EEIC टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। EEIC की कमेटी थी, यूरोपियन कंट्रीज से वहां से हटती है जो पावर थी ट्रांसफर की, इसका रिजल्ट में ये हुआ, रिजल्ट में मतलब हमें एक इंडिपेंडेंस तो नहीं मिली, हमें आज़ादी तो नहीं मिली, फ्रीडम तो नहीं मिली, लेकिन क्या था कि ट्रांसफर जो ब्रिटिशर्स की पावर थी वो क्वीन के हाथ में चली गई इंग्लैंड में, जब डायरेक्ट वहां से सारी चीजें होगी, ये चेंजेस हो गए बस। बाकी लेकिन फिर भी जो भी चेंजेस हुए कम से कम कुछ तो हुआ, कुछ नहीं से कुछ तो हुआ, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते था वहाँ एक आवाज उठी थी, लहर उठी थी, जिससे थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, उसे हमारे आगे करने की शुरुआत हो चुकी। ये नाउ पॉलिसीज एंड द पीपल, पॉलिसीज ऑफ ईस्ट, अब जो हम लोग इसकी टेंशन मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलिसीज की लोग डर रहे थे, तो वो क्या था, पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्टेड द लाइफ of the Indian people in many ways. These policies of East India Company had effect on different people such as king, queens, landlords, drivers, sepoys, and people. So they started resisting against the East India Company Britishers as these policies were against their rights and sentiments. देखिए जो पॉलिसीज बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस की, देखिए हमारी कंट्री में जब यूरोपियन कंट्रीज आई थी तो डच, फ्रेंच, इंग्लिश और पोर्टुगीज ये सब आए थे इंडिया में, लेकिन वही कौन सी थी, ब्रिटिशर्स इंग्लैंड की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने जो नियम बनाए थे वो सब कैसे थे, ऐसे क्या, चाहे राजा के लिए बनाए, क्वींस के लिए बनाए, लैंडलॉर्ड के लिए बनाए, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, सिपाही के लिए, सीजर्स के लिए, जिनके लिए नियम बनाए जो भी वो सब उनके अगेंस्ट थे, उनके अधिकारों का दोहन हो रहा था, इवन वो लोग खाने तक के तरफ रहे थे और सर्जिकली दबे जा रहे थे। एक कहते हैं क्रुएल्टी जो थी वो चीज शो हो रही थी इनकी पॉलिसी, तो इससे लोग जो थे सेटिस्फाई नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं होगा पर्सन किसी भी राजा का। आज हमारी करंट प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी है, आज उनकी गवर्नमेंट है, अगर उनकी किसी भी डिसीजन से हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं, है ना। अभी किसान बिल आया था, फार्मर्स के लिए बिल आया था, तो इसमें कुछ तो कुछ फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट थे, तो हम लोग जब अगेंस्ट जब हम होते हैं तब उसके लिए क्या अपना जो अपनी बात को कैसे रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हड़ताल पे बैठ जाते हैं, जगह जगह नारे लगाने लग जाते हैं, पुतले फूकने लग जाते हैं, तो ये हमारी अपनी बात को कहने का तरीका है। तो क्योंकि आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, क्योंकि उस वक्त जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं थे, हम एक गुलाम देश थे, तब अपनी बात को कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल और एक बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज था। तो इस चैलेंज को उस समय पहली बार उठाना, और जब तक तक बोलना भी मतलब एक गुनाह था, आज तो हमें राइट है, हम बोल सकते हैं, मतलब एक गुनाह था और एक हम बोल रहे थे, बोलना जितनी आवाज उठाई तो एक बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए आज हम उन लोगों को जो है फ्रीडम फाइटर्स के नाम से जानते हैं, और वही थी कौन कौन से फाइटर्स थे, क्या था, देख इस चैप्टर में मुझे। So for today, it is enough for today class.
Thank you for joining the class. We will study about the next thing. What are the causes in detail in our next class. Thank you very much.